रखकर ही लिखता है। विशेष बात मन्नू भंडारी के चरित्रों की जब की जाती है तो ज़्यादातर मन्नू भंडारी के चरित्र मानवीय उन संबंधों को प्रस्तुत करने की भरसक कोशिश करते हैं जो आज लुप्त हो गए हैं। मेरा कहना यही है कि अकेले की जो वृद्धा है, मन्नू जी ने वहाँ पर ये बात भी रखी है कि वृद्धाओं की जो समस्या होती है, वृद्धों की जो समस्या होती है, वो खास करके किस तरह से होती है कि अकेलापन उनको बहुत खलता रहता है। और बूढ़ी जो माँ है, जो औरत है, सोमा बुआ जिनका नाम है, वह परित्यक्ता है। परित्यक्ता का अर्थ तो बहुत विशाल रूप में हम लेने जाए तो ये होता है कि पति के द्वारा त्याग दी जाने वाली। पति है, वो बेवा नहीं है, वो विधवा नहीं है, पर फिर भी उनका जीवन ऐसा है क्योंकि पति उनसे बहुत दूर रहता है। कभी कभी वह घर पे आ जाते हैं और आते हैं तब तक सोमा बुआ को उनका रहना कई बातों में बाधाएं उत्पन्न करवाता है क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है। बुआ का चरित्र हर प्रकार से अपने आप को हर लोगों से उलझा कर रखना चाहता है क्योंकि अकेलापन कोई भी व्यक्ति और वृद्धावस्था में जब उनकी संतान भी ना हो तो किस तरह से काट सकता है, वो बात बताइए वहाँ पर। तो दूसरी बात, मैं चरित्र के खास उन पहलुओं पर आपको विशेष ध्यान दिलवाना चाहता हूँ और वह पहलू में मुझे एक कहानी याद आती है, बंद दरवाज़ों का साथ। वहाँ पर मुख्य चरित्र में नायिका जो है वह है मंजरी। मंजरी अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत खुश है, सुखी है, लेकिन एक दिन अचानक उसको घर में ही एक कबोर्ड के दराज में से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जो अपने पति पर शक करवाती है। कुछ चिट्ठियाँ हैं, कुछ तस्वीरें हैं, और इस वजह से उसके मन में बहुत सारी शंका है, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों को वह जानने की भरसक कोशिश करती है। मैं आपको उन्हीं उसी कहानी में से जो एक कोटेशन है वो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं और वो आप मेरे साथ उसको भी देख रहे कि दूसरों की कहानियाँ रचते समय मुझे सामने वाले को उसकी संपूर्णता के साथ अपने में मिलाना पड़ता था और इस हद तक मिलाना पड़ता था कि स्व और पर के सारे भेद मिटाकर दोनों एक लय एकाकार हो जाते थे। फ्रेंड्स, मुझे आपको यही बताना है कि कोई भी रचना जब मन्नू भंडारी लिखती थी तो वह खुद इस तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाती थी। शैलेश भाई ने अभी बताया कि उनका परिवेश, उनके आसपास का जीवन, उनके आसपास के लोगों को देखकर ही उन्होंने कहानियाँ लिखी। मंजरी को खुद लगता है कि मैं पति के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन में नहीं रह सकती क्योंकि औरत को जब कहीं पर शक जाता है तो वह उसके अंत तक पहुंचकर उसको खोलने की भरसक कोशिश करती है। कारण ये होता है कि जब तक मंजरी इस विश्वास को संपादित नहीं कर सकती है कि हम पति पत्नी साथ में रह सकते हैं कि नहीं, और उन बातों को मन्नू भंडारी ने मंजरी के कैरेक्टर के द्वारा ही प्रस्तुत किया कि मंजरी बाद में ये निर्णय लेना चाहते हैं कि हम दोनों अलग हो जाए। अलग होना है, एक संतान भी है। स्त्री के लिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जब वह माँ बनी है तो अपने संतान के साथ किस तरह से वह व्यवहार रखे और किस तरह से उसका भविष्य सुनहरा बनाए। मंजरी आखिर वह निर्णय ले तो लेती है और लेकर वह थोड़े समय अकेली भी रहती है। उसके बाद उसको भी लगता है कि क्यों ना मैं भी अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से जीना चाहूँ, और उसी सिलसिले में वह एक और शादी करती है। शादी करने के बाद उसका समस्या के साथ जुड़ना स्वाभाविक था। कारण था कि वह एक संतान को लेकर उस घर में गई है और इसीलिए उसको जब कई घटनाएं ऐसी आती है तब उसको लगता है कि मैं शायद गलत हो सकती हूँ। और इसी बात को मैं मन्नू भंडारी के एक कोटेशन के साथ जोड़ना चाहता हूँ जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, और वह कोटेशन है, उन्होंने लिखा है कि पहले पात्र मेरे साथ साथ चलते थे पर बाद में तो सामने आ खड़े होते हैं, चुनौती देते हैं,
ललकारते से है कि पकड़ो, मेरे व्यक्तित्व के किन पक्षों और पहलुओं को पकड़ सकते हो। और वही बात को उन्होंने अपनी इस कहानी में रखा है कि औरत की नज़र यूं ही बड़ी पैनी होती है, फिर उस पर यदि संदेह की सांस चढ़ जाए तो आकाश पाताल चीरने में भी उसे देर नहीं लगती। फ्रेंड्स, सही हुआ कि मंजरी की नज़र में संदेह आ गया। संदेह ऐसा आया और उसने उस संदेह को दूर करने के लिए ही उसको पूरी तरह से देख लिया। आगे की स्लाइड में वही घटना की बात है और उसमें मन्नू जी ने खास अपनी कहानी में लिखा है कि आज जिंदगी का हर पहलू, हर स्थिति और हर संबंध एक समाधानहीन समस्या होकर ही आता है, जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, केवल भोगा जा सकता है, जिसमें आदमी निरंतर बिखरता और टूटता चलता है। मेरा कहना यही है कि मंजरी जिस यथार्थ को भोगना चाहती है वो भोग सकती है कि शायद नहीं। कहानी के अंत तक जब हम जाते हैं तो मंजरी का वह भोगा हुआ यथार्थ जो था, उसने दूसरी शादी की और वह अपने आप को बहुत खुश रखना चाहती है, कहती है कि नहीं, मैं सबसे सुखी हूँ और इसीलिए वह अपने उस दाम्पत्य में बहुत खुश है। लेकिन एक घटना ऐसी आती है कि जब अपने बच्चे की फ़ीस भरनी होती है और वो फ़ीस भरने के लिए जब वह पति पत्नी दोनों स्कूल की ओर जाते हैं और वहाँ जब पति एक वाक्य बोलता है कि आजकल पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है और इतनी छोटी पढ़ाई में इतनी बड़ी फीस, ऐसा जब कहा जाता है पति के द्वारा, मंजरी को जोरदार धक्का लगाता है। कारण यही था, मंजरी के पति ने स्वाभाविक ढंग से बात कही थी, लेकिन आज मंजरी के लिए पूरा अर्थ बदल गया है। कारण था क्योंकि मंजरी के मन में एक ही बात है कि जो उसका लड़का है वो उसके पति का तो नहीं है, और शायद इसीलिए ये बात होगी कि उनके मन में ख्याल आया कि इतनी फीस बहुत महंगी स्कूल है। बात सीधे ढंग से कही गई, लेकिन जो समय था, स्थिति थी, वह ऐसी अलग थी कि जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मंजरी उन तमाम बातों को अवलोकन में लेने लग जाती है और उसको लगता है कि संबंध को मैंने ही बढ़ाया है, तो किस तरह से मैं आगे उसको ले जा सकती हूँ। इसलिए इसी कहानी में एक कोटेशन आता है जो मन्नू भंडारी ने लिखा है और हम उसको स्क्रीन पर देख रहे हैं फिर से। और उन्होंने वो कोटेशन रखा है कि औरत कभी पूरी तरह तटस्थ नहीं हो सकती, खासकर ऐसे सांघातिक क्षणों में तो वे बात भी नहीं कर सकती, केवल रो सकती है, जार जार रो सकती है। कहने का यही अर्थ है कि मंजरी की जो स्थिति थी मित्रों, वह यही बात को प्रस्तुत करती है कि सांघातिक जो उसके क्षण है वह उसमें वह खुद अपने दुख को, अपने आप को रुला कर ही सांत्वना दे सकती है। मन्नू जी की विशेषता रही है कि जब उन्होंने कोई भी नारी चरित्रों को प्रस्तुत किया है तो उनकी उन तमाम दिमाग की परत दर परत को खोल कर रखा है और मन्नू जी के सारे चरित्र भावनाओं से जुड़े हुए। मन्नू जी कोई भी कहानी की बात करते हैं, फिर वह चाहे एक खाने आकाश नई कहानी है एक, उसमें तो बहुत सारे अलग अलग पात्र हैं। हर पात्र अपने आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, फिर वह लेखा हो, क्षिप्रा हो और जो बहन है सुषमा वो हो, उसकी बहन पिंकी, हर जगह पात्र एक समस्या में ग्रसित लगता है। लेखा अपने आप अपनी इतनी व्यस्त है कि वह अपने परिवार के लिए जो अपना ससुराल है वहाँ पर उन लोगों के लिए भी उनका एक दायित्व है, उसे पूरा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि वह रहती है कलकत्ता जैसे बड़े नगर में। एखाने आकाश नाई जो शीर्षक है वो भी एक सिंबलिक बंगाली एक कविता गीत है, उसकी एक पंक्ति है और इसका अर्थ ये होता है कि आकाश का न होना। हर कहानी हर पात्र उस कहानी का, जो नारी चरित्रों की मैं बात कर रहा हूँ उसमें हर नारी चरित्र अपने एक खुले आकाश को देखना चाहता है, एक ऐसा आकाश जिसमें उसकी अदम्य इच्छाएं पूरी होती हो, अपने सपने पूरे होते हो, अपने तमाम रंगों को लेकर वह उस सफ़ेद जो कैनवास है उस पर भरने की कोशिश करने की चाह रखती है।
लेकिन हम देखते हैं उस कहानी में हर पात्र अपने इन इच्छाओं को, उन सारी इच्छाओं को कहीं ना कहीं मरते हुए देखता है। कहना यही मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि जब कहानी लिखी जाती है, परिवेश तैयार होता है और चरित्र जब तैयार करते हैं लेखक, कहानीकार, तो उन तमाम बातों को लेकर वह प्रस्तुत करता है। लेखा का अपना एक जीवन है, वह दिनेश के साथ है। तो प्रीति है जो अपने पति के साथ सर्विस कर रही है, लेकिन बाद में सास बहू के जो नोकझोंक होती रहती है, और मध्यवर्गीय परिवार है हर जगह। तो मध्यवर्गीय परिवार की अपनी अपनी समस्या है। ऐसी समस्याओं के साथ जुड़कर वह जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। घर को आगे बढ़ाने के लिए वह खुद नौकरी भी कर रही है, लेकिन होता क्या है कि जब खिटपिट सुनाई देती है, पति की ओर से भी उसको पूरी तरह से साथ सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आखिर वह नौकरी छोड़ देती है। पति को बुरा लगता है कि उसने एक नौकरी क्यों छोड़ी। पति को वो चिंता है कि घर का जो बैलेंस है शायद बिगड़ सकता है आर्थिक मामलों में, और इसीलिए वह बहुत कुपायमान रहता है, क्रोधित रहता है। जब ये सारे पात्र एक दूसरे से जुड़े हैं, एक पार्टी में मिलते हैं, एक फंक्शन करने जा रही क्षिप्रा जब अपने स्कूल के उद्घाटन का, तब वहाँ पर हमें ये सारी बातें मिलती है। और हर पात्र उन बातों में अपने आप को, अपनी पत्नियों, खासकर जो पुरुष चरित्र है, अपनी पत्नियों को दोष दे रहा है। फिर दिनेश हो तो लेखा को लेकर चिंतित है, लेकिन जब मित्र सब कहते हैं कि लेखा को देखो कितनी वह कृश हो गई है, कितनी वो थकी थकी सी लग रही है, दिनेश को भी लगता है कि बात सही है सबकी, कि लेखा थकी थकी लग रही है। तो इधर सुषमा अपने प्रेमी महिम के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ा विरोध है खुद के परिवार का। परिवार में एक अकेली सुषमा ही एक ऐसी लड़की है कि जो अपने परिवार को चला रही है, नौकरी करके वह अपने परिवार के सारे सदस्य का जो सपना है, काम है, आर्थिक रूप में पूरा करने की कोशिश कर रही है। पर सुषमा का स्वयं भी एक जीवन है, सुषमा के अपने स्वयं के एक सपना है, और उन सपनों को पूरा करने के लिए वह खुद नौकरी कर रही है। तो उसको एक इच्छा है कि मैं भी अपना एक दाम्पत्य जीवन रखूं, मेरा अपना घर हो, मेरा अपना एक आंगन हो, जहाँ पर उस आंगन में खुले आसमान के नीचे बैठकर अपने भविष्य के सपनों को देखती रहूं। यहाँ पर माँ बाप को चिंता ये है कि सुषमा अगर शादी कर लेगी तो इस घर का क्या होगा, क्योंकि कमाने वाली उस घर में वही एक है। तो माँ बाप एक जगह सुषमा को रोक कर ये कहते हैं कि बेटे तुम तो बड़ी हो, समझदार हो, तुम्हारी बहन भी है पिंकी जिसका नाम, वो भी अब बड़ी हो गई है और शादी करने के लायक हो गई है। तो चाहते हैं हम कि पहले उसकी शादी करवा दे, उसके बाद तुम्हारी कर लो तुम। सीधे ढंग से बात है, लेकिन सुषमा ये जानती है कि ये बात क्यों कह रहे हैं पिताजी। कारण था, घर में कमाने वाली एक वही है, और इसलिए उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं जब खुद अपना जीवन शुरू करूंगी और प्रारंभ करूंगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तो इस घर को देखने वाला कौन। बात सही है, और इसीलिए वह ये सोचकर खुद को अपने आप मूल्यांकन में लेती है। तो उसको लगता है कि मेरी कोई ज़िंदगी नहीं, मेरा कोई अपनापन नहीं, मेरे कोई सपने नहीं जिसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। माँ बाप अपने स्वार्थ को लेकर बोल रहे हैं कि पिंकी की शादी करवा दो, लेकिन पिंकी अभी पढ़ रही है, वो भी कमा कर बाद में घर को संभाल सकती है। और इन बातों को लेकर सुषमा के मन में अपने ही माँ बाप के प्रति एक नफरत सी होती है, तिरस्कार जैसा लगता है कि मैं इस घर को कई सालों से चला रही हूँ, लेकिन जब मेरे खुद के जीवन की बात आई है तो उन लोगों को मेरी ज़िंदगी नहीं दिखाई दे रही है, पर पिंकी के शादी ब्याह की चिंता है। मन्नू भंडारी उन बातों को लेती है। तो दूसरी ओर उन्होंने आते जाते यायावर करके एक कहानी है, उस कहानी में मिताली का एक चरित्र है। फ्रेंड्स मैं खास दिखा रहा हूँ। यहाँ पर यह होता है कि मिताली अपनी ज़िंदगी को एक लिख पर ही चलाने की कोशिश करती रहती है। उसने एक बंधी बंधाई लिख पसंद कर ली है और उसी लिख पर वह दौड़ना चाहती है। और जब जनरल बात हम करें कि कोई भी व्यक्ति जब एक लीक बनाकर चलने लगता है तो उसके लिए वही होता है कि आसपास का उसका विकास, उसका वह
माहौल वह तोड़कर अपने एक अलग माहौल को बना रहा है। दुनिया कहाँ जा रही है, लोग कहाँ जा रहे हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं वह, और अपने आप को वह उस लीक में बांध कर रख देते हैं। मिताली ने यही किया है। मिताली स्वयं कॉलेज में प्रोफेसर है और बच्चों को शिक्षा दे रही है, लेकिन उसने स्वयं की ज़िंदगी को बांध दिया है, एक कवर कर दिया उसने अपने आसपास। और अचानक एक पात्र का आना, और वह है नरेन, उसका ही मित्र है, साथ में पढ़े हैं। अब वो विदेश में रहता है और उसके बहुत बोल्ड ऐसे विचार है, आधुनिक विचार वाला है। और इसीलिए जब मिताली को इस अर्थ में देखता है, इस जीवन को जीते हुए देखता है, तो उसको चीड़ चढ़ती है। वह हंसते हुए कह भी देता है कि तुम तो अंधेरे कुएं में जीने वाली व्यक्ति हो। और मैंने उसी कहानी से एक कोटेशन रखा है। मैं हम सब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आदमी अपने भीतर कितना कुछ समेटे होता है, वह खुद नहीं जानता, और एक बंदी बंधाई लीक पर चलकर जाता है, बिना अपने को जाने, बिना अपने को समझे। वह टप पीटी, और आगे वही बात आई जो मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। नरेन खुद कहता है मिताली से, हम देख रहे स्क्रीन पर, कि आज तुम्हें एक अंधेरे कुएं से निकाल कर खुली फैली दुनिया में ले आया हूँ, अब जानोगी जीना क्या होता है। नरेन चाहता है कि मिताली अपनी ज़िंदगी जिए। नरेन चाहता है कि मेरी मित्र है, मुझे उसको ये समझाना है, मुझे उसकी आंखें खोलनी है कि तू कहाँ जा रही है। नरेन तो एक विदेशी व्यक्ति बन गया ऐसा लगता है। कारण है कि नरेन ने वहाँ पर जाकर भी अपने आप को विदेशियों की तरह रख लिया है। इसीलिए कहता है कि तुम क्या जानती हो ज़िंदगी कैसे होती है। और इसलिए वह कहता है कि